हेलो हेलो हेलो। और कैसे हो? अरे सर, अभी तो 2 3 4 दिन पहले तो चैप्टर ख़त्म किया था सर। आराम भी नहीं करने दे रहे हैं, फिर चले आए। अरे, दो टॉपिक बच गया था इसमें। पिन कमेंट में मैंने लिखा भी था कि हाँ, इसमें एक सब टॉपिक है हाइमोडायलिसिस, वो करवाना है। बस इसमें एक और टॉपिक है नेफ्रॉन करके, जिसका मैंने बस एक लाइन करके छुड़वा दिया क्योंकि उतना आपके तंत्र के सिलेबस में था नहीं। बट अभी मुझे लगता है कि बच्चों को भी ज़रूरत फील हो रही है, और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ी सी जानकारी आप लोग को भी प्राप्त करवा दिया जाए इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नेफ्रॉन करेंगे और फिर हम करेंगे हेमोडायलिसिस, उसके बाद वीडियो ख़त्म। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, ध्यान से प्रेम से। ठीक है पुत्रों, ध्यान से प्रेम से देख लेना। ठीक है, सुपुत्रों हो ना तुम लोग? हाँ सुपुत्रों सुनो, एवं सुपुत्रियों भी सुनो। अब देखो, तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के बारे में तो देखो, नेफ्रॉन सर शब्द आया कहाँ से, नेफ्रॉन की बात कहाँ से शुरू हुई? नेफ्रॉन की बात शुरू हुई हमारी किडनी से। किडनी हमने पढ़ा, अब किडनी के बाद हमारी नेफ्रॉन की बात उसी में आती है, क्योंकि भाई नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, मतलब नेफ्रॉन के बिना किडनी कुछ है नहीं। उसी किडनी में करोड़ों लाखों नेफ्रॉन्स काम किया करते हैं, तभी जाके यूरिन फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब हमें बेसिकली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो चलो अब मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, ध्यान से बस सुन लेना एक बार। ठीक है, थोड़ी सी आउट ऑफ एनसीईआरटी की जानकारी है, उसको भी थोड़ा सा सहन कर लेना। ठीक है, ठीक है सर, चलो सर शुरू कर दो आप। देखो, अब नेफ्रॉन को अगर हम बेसिकली देखें तो इसके दो पार्ट। ठीक है, बेसिकली अगर देखें तो दो पार्ट। अगर हम एक देखें तो एक को बोल देंगे हम रीनल, क्या? एक को हम बोल देंगे रीनल कार्पसल या मैल्पिगियन बॉडी, और एक पार्ट है हमारा रीनल टिप्यूल। अब सर, ये मैल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कार्पसल क्या है? अब देखो, इसमें आते हैं आपके दो पार्ट, दैट इज ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। अच्छा सर, अब ये ग्लोमेरुलस क्या है? अब बेटा देखो, ध्यान से सुन लो, है क्या? ग्लोमेरुलस क्या है कि कैपिलरीज का एक गुच्छा है। अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि सबसे जो बड़ा आर्टरी, आर्टरी का छोटा सा ब्रांच आर्टेरियोल, अब उसी आर्टेरियोल के बहुत सारे ब्रांचेस बन के कैपिलरी। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज है ये अफरेंट आर्टेरियोल, जो कि रीनल आर्टरी का एक ब्रांच होता है, उसी से मिलकर बना है। ग्लोमेरुलस बेसिकली एक कैपिलरी का गुच्छा है, लाइक नूडल्स। मैगी खाते हो? अच्छा, अच्छा सर, ठीक है। अब देखो, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है ना, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियोल, मैंने इफरेंट बोला है, इफरेंट, और ऊपर जो बोला मैंने वो अफरेंट बोला। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से दूर ले जाया जाएगा, यानी कि कैरी किया जाएगा। अब फिगर दिखा रहा हूँ मैं, उसमें इफरेंट और अफरेंट का तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा। फिगर में देखोगे तो वहाँ पे देखोगे दो दो बने हुए हैं ना, देखो देखो चित्र में, देखो दो बाहर निकले हुए हैं ना, देखो देखो, दो पूंछ बाहर निकले हुए हैं। अरे पूंछ बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ, सुनो। उसमें दो बाहर निकले हुए हैं, एक इफरेंट है और एक अफरेंट है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस को हम अगर हम सम अप करें तो बोलेंगे कैपिलरीज का गुच्छा है जो अफरेंट आर्टेरियोल से मिलकर बना होता है। मतलब कि अफरेंट आर्टेरियोल की कृपा से कैपिलरीज का निर्माण हुआ, उसी कैपिलरीज के गुच्छे को बोलेंगे ग्लोमेरुलस, और ये रीनल आर्टरी के ब्रांच का होता है ये आर्टेरियोल। ठीक है, आप सुनो, आप देखो, अब अगला है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा धीरे धीरे आराम से बताओ। ठीक है बेटा, ठीक है, सुनो सुनो। तो ठीक है, हमने पढ़ा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हमने बांटा दो पार्ट में समझने के लिए। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा एक
सर ये मैल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस पढ़ा सर उसने आपने 2 पार्ट बताए, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल सर। अब आप उसमें हमें आप ग्लोमेरुलस समझा दीजिए क्या है। तो ग्लोमेरुलस बेटा कैपिलरीज हैं, ठीक है, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का गुच्छा है जो अफरेंट आर्टेरियोल से बने हैं। अब सर अफरेंट आर्टेरियोल, क्या अफरेंट आर्टेरियोल मैंने समझाया था ट्रांसपोर्टेशन में कि आर्टरीज का एक छोटा सा ब्रांच होता है आर्टेरियोल, उसी को बोलते हैं हम आर्टेरियोल। उन्हीं अफरेंट आर्टेरियोल से मिलके हमारा कैपिलरी बनता है, उसका गुच्छा बनता है, वही होता है ग्लोमेरुलस। अच्छा सर, अब इसमें जो दूसरा है, अच्छा एक चीज़ और, ग्लोमेरुलस से तो इस थोड़ा सा सुन लो अंग्रेजी में, तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड बाई इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। हाँ फिर से, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड बाय इफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियोल द्वारा ले जाया जाएगा, ठीक है। अब सर दूसरा बता दो। अब ये है बोमेंस कैप्सूल। अच्छा जी, बोमेन कैप्सूल का थोड़ी सी जानकारी है हमारे पास, वो है कि एक पता है क्या, एक पतली पतली दीवार वाला एक कप बोल सकते हो, थिन वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप की तरह। अच्छा सर, अब हम समझ गए। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को अगर हम मिला दें तो कह सकते हैं ये उसका कटोरा है और उसमें रखी हुई मैगी है ग्लोमेरुलस। अच्छा, ज़्यादा मस्ती सूझ रही है? अरे ऐसा मत बनना। हाँ, समझने के लिए समझ सकते हो कि बोमेंस कैप्सूल है कटोरा और ग्लोमेरुलस है उसमें रखी हुई मैगी, ठीक है। अच्छा सर, अब आते हैं सर रीनल ट्यूब्यूल पे। सर इसमें क्या, अब इसमें है 3 महानुभाव पार्ट। पहला है पीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा सर, दूसरा है एलओएच, प्यार से बोलेंगे एलओएच, लूप ऑफ हेनले। अच्छा सर, अब सर तीसरा क्या, तीसरा है डीसीटी, इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा सर, आप देखो सर, अब पहला हम शुरू करेंगे पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा सर, ये क्या, ये बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यू से। 9th में टिश्यू नहीं पढ़े हो, पढ़ के जा रहे होगे। ये क्या करता है ना, ये सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन, जब रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन अब किसका किसका होता है वो भी हम आगे बता रहे हैं अभी। ये सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि अच्छे से और जल्दी जल्दी रीअब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। अब सुनो, किसका किसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें ना लगभग सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ये सब, और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, अरे वही सोडियम पोटासियम, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर इस सेगमेंट में अब्जॉर्ब किए जाते हैं बेटा, ठीक है। अब सुनो, ये और एक किस्म में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के पीएच, बॉडी बोल दिया, हाँ, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के पीएच और उनका आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। अच्छा सर, ये आयनिक बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा? अरे बेटा एक बात बताओ, जब ये 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, आप जैसे ये एक बात बताओ, बैलेंस कैसे, मान लो ज़्यादा हो गया, आधे को ये रीअब्जॉर्ब कर लिया तो वो मेंटेन ही तो हो गया, ऐसे ही करके वो मेंटेन कर लेता है, ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ जाइए अब। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, एल ओ एच आल्सो कॉल्ड हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले, ये मिडिल पार्ट होता है बेटा, ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल का मिडिल पार्ट होता है, ये यू शेप होता है, ध्यान से देखो फिगर में, फिगर में देखो ध्यान से, दिख रहा है यू शेप होता है, यू शेप, यू शेप, ठीक है। एक है असेंडिंग, एक है डिसेंडिंग, ठीक है, एक से 2 लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। आप देखो जो असेंडिंग है वो थिक है, असेंडिंग लिम्ब जो है वो थिक है और उसमें मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, जबकि जो थिन डिसेंडिंग है ना, वो क्या करता है, वो वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन लगभग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेएबल है, कि भैया पानी से दोस्ती करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से दोस्ती नहीं करेंगे। मतलब इसका जो असेंडिंग लिम्ब है भैया, उसको तो किसी से मतलब ही नहीं है, मतलब होता है, देखो ऐसे ऐसे समझ सकते हो, हेनलेज लूप के 2 लिम्ब,
असेंडिंग जो कि थिक है, उसका क्या है कि वहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, मतलब थोड़ा थोड़ा। और इसका जो दूसरा भाई है डिसेंडिंग, ये है थिन। और इसमें क्या, वाटर के लिए तो परमिएबल है कि ठीक है पानी से दोस्ती करेंगे, पानी को हम अपने से आर पार जाने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इम्परमिएबल है भैया, हम नहीं कर सकते कुछ। इनको हम कुछ नहीं, इनको हम अंदर घुसने ही नहीं देंगे, अपने आर पार जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। और सुनो, अब असेंडिंग लिम्फ के बारे में भी सुन लो। ये रीअब्जॉर्प्शन तो मिनिमम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। देख रहे हो दोनों भाइयों में कितनी वो दुश्मनी है, जो उसका दोस्त है वो उसका दुश्मन हो जा रहा है। असेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल, कि भैया वाटर से दोस्ती नहीं, हम वाटर को अपने आर पार नहीं आने देंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली या फिर पैसिवली, या तो एनर्जी लगा के या तो बिना एनर्जी के। भैया एक्टिवली करेगा तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, पैसिवली करेगा नो एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी डन। ओके, नाउ नेक्स्ट है लूप ऑफ अनले ख़त्म। अब बात करते हैं डीसीटी की। अब देखो डीसीटी में क्या है कि ये है लास्ट, ये है एंड पार्ट। इसमें होता है भैया कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, किसका, सोडियम और वाटर का। इसमें होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम और वाटर का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सर, इसमें इतना कम क्यों होता है, इसमें कंडीशनल क्यों होता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है शुरू से अंत तक, जब इसमें पूरा रीअब्जॉर्प्शन होते हुए आए तो इसके लिए क्या बचेगा बताओ, इसके लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए अब नेक्स्ट है कंडक्टिंग सॉरी कलेक्टिंग डक्ट। नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो भी बचा कुचा है वेस्ट है, इसमें कलेक्ट होगा और उसके बाद यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। इसको ये इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, अलग ये है, इनसे अलग है, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं हाइमोडायलिसिस पे। बेटा एक बात बताओ, नेफ्रॉन समझ गए ना, नेफ्रॉन देखो देखो यार, इससे ज़्यादा तुम्हें समझना ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस इतना मेरी बात को बार बार देखो, वीडियो को रिवाइंड करना, अगर समझ नहीं आएगा कि सर एक अच्छा सुनो सुनो, नेफ्रॉन पढ़ लिए ना, नेफ्रॉन को मेनली पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें कितना किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसमें किसका क्या होता है, बस यही आएगा बेटा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की तुमको ज़रूरत नहीं, हालांकि जितना चाहिए उतना मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो एनसीईआरटी में वाकई में है, वो है हाइमोडायलिसिस। सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो सर। तो बेटा हाइमोडायलिसिस होता है आर्टिफिशियल किडनी भी इसे कहते हैं, जो कि हमारे ओरिजिनल किडनी की तरह ही काम करता है, यानी कि इकट्ठे हुए वेस्टेज को बाहर का रास्ता दिखाएगा। अच्छा सर इसकी नीड क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, अब इसकी नीड इसलिए पड़ी कि किडनी हमारी बॉडी के लिए एक सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे बॉडी से टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालते हैं, उन्हें फिल्टर करके, ठीक है, कि भैया छान दो को कौन सा ख़राब है उसको बाहर निकाल दो, और जो फ़ायदे की चीज़ है उसको बॉडी में वापस रख लो, ठीक है। अब सुनो, लेकिन कभी कभी ये किडनी इन्फेक्शन के चलते, इंजरी या डायबिटीज़ या हाई एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर के चलते डैमेज हो जाते हैं और अपना काम बखूबी या फिर ढंग से नहीं कर पाते, जिससे बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठा होने लगती है, जो कि जिससे डेथ भी हो सकती है। अब ये एक बात बताओ, शरीर में अगर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो डेथ तो हो जाएगी, मतलब डेथ तो हो ही सकती है ना, बस वही है। अगर एक किडनी खराब हो चुकी है तो दूसरी किडनी बड़े प्रॉपरली बड़े आराम से सारा काम अकेले संभाल सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरी या दोनों ही किडनी खराब हो जाती है तब वहाँ आर्टिफिशियल किडनी का काम आता है, फिर वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी हमारे काम आती है, ठीक है। अच्छा सर अब समझाओ सर कि ये होता कैसे, पूरा सर मैकेनिज्म समझा दो। तो बेटा एक पूरा मैकेनिज्म है, वो भी मैं डाल दे रहा हूँ स्लाइड में, और उसके हटके में ना एक एरो टाइप में देखोगे तो इसमें देखो मैं थोड़ा सा इसको ना समझाने के लिए तोड़ दिया है मैंने इसको, तो आप उससे भी समझ सकते हो, लेकिन मैं पूरा इकट्ठे समझा रहा हूँ, उसको समझ लो कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें होते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी में ना बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं,
सेमी परमेबल लाइनिंग के साथ जो कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड से भरे टैंक से, ठीक है। मतलब एक टैंक होता है जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ठीक है, फिर उसमें होता है आर्टिफिशियल किडनी, उसके ट्यूब्स उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड के पास सेम ब्लड की तरह ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बट ये फ्लूइड बिना नाइट्रोजनस वेस्ट के होता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड में वेस्ट भी होता है ना साथ में, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि इसमें इस फ्लूइड में वेस्ट नहीं होता। कहाँ से होगा, ठीक है। अब सुनो, अब इसका मेन मैकेनिज्म अब होता है। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट के आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालकर, सेकंड स्टेप, उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें हिपैरिन, हिपैरिन क्या है सर, हिपैरिन है एंटी कोआगुलांट। आप कहोगे सर इसको क्यों डाल रहे हो, क्योंकि बेटा ब्लड के पास एक फंक्शन होता है, एक फीचर होता है, एक शक्ति होती है कि ये ब्लड को थक्का बना देता है। समझाया था ना उस वाले पार्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में भी मैंने समझाया था कि ब्लड जब शरीर से निकलता है, देखते हो ना कि अपने आप कैसे बंद हो जाता है कुछ देर बाद, तो वही थक्का बनने से बचाने के लिए हम इसमें एंटी कोगुलेंट हिपैरिन का प्रयोग करते हैं, और उस ठंडे ब्लड में उसको मिला के उसे क्या करते हैं, सेलोफोन मेम्ब्रेन से बाउंडेड आर्टिफिशियल किडनी के ट्यूब से पास कराया जाता है, ठीक है। इस पासेज के दौरान प्रोटीन के लार्जर मॉलिक्यूल्स रोक लिए जाते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड, सॉरी अमोनिया, यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट, अमीनो एसिड नहीं है, आई एम सॉरी, अमीनो एसिड नहीं है, अमोनिया है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स या कि मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमोनिया, यूरिया और जो भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको डिफ्यूज़न के द्वारा ना उसी डायलाइजिंग फ्लूइड में डाल दिया जाता है या फिर पास करा दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को कईयों बार दोहराया जाएगा। जैसे मान लो कि एक छन्नी है, उसमें बार 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 चाय को छाना जा रहा है, जब तक छानेंगे जब तक उस चाय में बिल्कुल भी चाय पत्ती ना बचे, ठीक है, एकदम क्लीन, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। अब जब तक सारा वेस्ट निकल ना जाए उस प्रोसेस को हम कईयों बार दोहराएंगे। इसके बाद डायलाइज्ड ब्लड में प्रोटीन तो होंगे बट वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, अब इस छने हुए या प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी टेम्परेचर जितना वापस गर्म करके उसमें एंटी हिपैरिन, उसकी थक्का बनने वाली शक्ति को वापस करके, मतलब कि उसमें एंटी हिपैरिन मिला के उसे पेशेंट के वेन में वापस ढकेल दिया जाएगा, वापस पंप कर दिया जाएगा ब्लड, ठीक है। इस प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए, ठीक है। तो हमारा ये दोनों टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है, हमारे दोनों टॉपिक ख़त्म होता है, और बस यही था। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और सुनो, कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल दिया है कि मैं ना इसको, ये जो है ना, ये कंट्रोल एंड चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका एक कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम कि 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के 10 से 12 लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो आप वो खोल के पढ़ लो, ठीक है। आपको पूरा लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो टॉपिक में दिक्कत है आप वो टॉपिक खोल लो, मैं उसकी ना एक अलग से वो बना दूंगा प्लेलिस्ट, आपको उसमें खोजने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी और दोस्तों को बताओ कि जुड़ो हमसे, जो भी अच्छा बेकार पढ़ा रहा हूँ पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी तुम लोग तो फीडबैक दे दो मुझे कि हाँ सर आप सर ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप सर थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाय बाय, जय हिंद।